जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है, या ऐसे कह सकते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली सल्तनत। अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में मेरे द्वारा आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाया जा चुका है। और आज हम लोग नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इल्तुतमिश, ये रजिया सुल्तान, ये नसरुद्दीन महमूद और ये बलबन का पिक लगा हुआ है। और दोस्तों कल हमने आपको इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाया था और परसों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाया था, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक हुआ करते थे। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अब नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में। तो दोस्तों नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया था। नसरुद्दीन महमूद के द्वारा 1246 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया गया था। और दोस्तों इनके बारे में आपको बताऊं कि बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाला शासक हुआ करता था, बहुत ही सादा। ऐसा सादा जीवन व्यतीत करने वाला पूरे इतिहास में मुझे लगता कोई नहीं होगा। बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाला ये शासक हुआ करता था। और आज के टाइम में कह सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं महापुरुष जो चाय कॉफी फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, कोई मदिरा का पान नहीं करते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि एक नसरुद्दीन महमूद जिस समय ये जी रहा था बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता था। और दोस्तों इस्लाम के अनुसार जीवन जीना, यानी कि जीवन जो जी रहा था ये इस्लाम के अनुसार जी रहा था, जरा से उससे हट करके नहीं, एकदम नियम कानून का पक्का व्यक्ति था और इस्लाम के अनुसार यह जीवन जी रहा था दोस्तों। और एक बात और बताऊं, टोपी सिलकर टोपी सिल करके ये अपने जीवन का यापन करता था। बहुत बड़ी बात है, एक शासक, एक राजा अगर टोपी सिल करके अपने जीवन का यापन करता है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है दोस्तों। तो देखेंगे ये बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहा है, इस्लाम के अनुसार जीवन जीता था और टोपी सिल करके अपने जीवन का यापन करता था। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी कोई आप एग्जाम देंगे किसी भी प्रकार का तो एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो टोपी सिल करके जीवन यापन करता था, तो लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और दोस्तों कुरान की नकल बनाता था, ये भी ध्यान देंगे, नसरुद्दीन महमूद कुरान का नकल बनाता था। तो अभी आपने देखा नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन किया था, सादा जीवन व्यतीत करता था, इस्लाम के अनुसार जीवन जीता था और टोपी सिल करके अपने जीवकों का पार्जन करता था और दोस्तों कुरान की नकल बनाता था। आगे देखेंगे बलबन की बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से की गई थी। अब ध्यान देंगे बलबन कौन है। तो आप सोचेंगे कि जब ये नसरुद्दीन महमूद इतना सादा जीवन व्यतीत करता था, इतना अच्छा व्यक्तित्व का मालिक था, तो शासन कौन करता था? क्योंकि शासन करने के लिए एक्टिव होना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका शासन बलबन के द्वारा किया जाता था। और यही बलबन है जो अपनी बेटी का शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बलबन की बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दिया गया था। तो दोस्तों बलबन नसरुद्दीन महमूद का शासन चलाता है और देखिए कैसे चला रहा है। बलबन का जो पद हुआ करता था दोस्तों वो था नायब ए ममालिका का। बलबन का जो पद हुआ करता था वो था नायब ए ममालिका का। और दोस्तों ये बहुत बड़ा पद हुआ करता था, लगभग राजा के इक्वल ही कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे। तो नायब ए ममालिका का पद बलबन का हुआ करता था। और दोस्तों ये नायब ए जो ममालिका है ये बहराम शाह के समय का पद हुआ करता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नायब ए ममालिकात पद किस शासक के द्वारा लागू किया गया था, तो लिखेंगे बहराम शाह के द्वारा लागू किया गया था। और यहाँ बलबन को नायब ए ममालिकात का पद मिला हुआ था। लेकिन बलबन को जो नायब ए ममालिकात का पद मिला हुआ था दोस्तों, इस पद का तुर्कों के द्वारा विरोध किया गया।
और जब तुर्कों के द्वारा विरोध किया गया तो बलबन को इस पद को छोड़ना पड़ा और उसके बाद यानी बलबन के बाद भारतीय मुसलमान रेहान को नायब ए ममलिकात का पद दे दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, तुर्कों के विरोध के कारण बलबन को नायब ए ममलिकात का जो पद था छोड़ना पड़ा और उसके बाद भारतीय मुसलमान रेहान को नायब ए ममलिकात बनाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद पुनः बलबन को यह पद दे दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी आपको मैंने थोड़ा सा बलबन का परिचय बताया कि बलबन कौन था, उसको कौन सा पद मिला था और क्या कर रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों नसरुद्दीन महमूद का जो शासन चला रहा था वो बलबन चला रहा था। आगे देखेंगे, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 ईस्वी में हो गई थी और इलवरी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 ईस्वी में हो गई थी और दोस्तों इलवरी वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद ही हुआ करता था। और इसके बाद दोस्तों बलबन सुल्तान बनता है और जाहिर सी बात है बलबन के अलावा और कोई सुल्तान बन ही नहीं सकता था, क्योंकि जो नसरुद्दीन महमूद था वो तो कहने के लिए शासक था, सारा काम धाम बलबन के द्वारा ही किया जाता है, सारा काम बलबन के द्वारा ही किया जाता था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे जो पिक लगा हुआ है ये गयासुद्दीन बलबन का पिक लगा हुआ है और अब हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो बलबन का कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों कि बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया था, लेकिन कह सकते हैं आप कि बलबन 1246 से 1266 तक ही बलबन ही शासन किया था, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद तो कुछ करता ही नहीं था। शासन किसने किया था? ये बलबन ही किया था 1246 और 1266 तक। नाम मात्र लिए शासक नसरुद्दीन महमूद हुआ करता था। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बलबन का शासन काल कब से कब तक था, तो लिखेंगे 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक बलबन शासन किया था। अब आगे देखेंगे, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ध्यान दीजिएगा, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्तुतमिश ने बलबन को 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। तो आप समझिए बात को, बलबन इल्तुतमिश का दोस्तों गुलाम हुआ करता था और इल्तुतमिश ने क्या किया था, जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर लिया था 1233 ईस्वी में, तो दोस्तों ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के बाद बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में खरीदा था। तो यहाँ पर यही देखिएगा, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्तुतमिश ने बलबन को 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। अब आगे देखेंगे कि बलबन ने कौन कौन से कार्य किए। तो मेवाती डाकुओं को समाप्त किया और लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया एवं साम्राज्यवाद का नीति अपनाया था। ध्यान देंगे दोस्तों, बलबन के द्वारा मेवाती डाकुओं को समाप्त किया जा रहा और ये मेवाती डाकू कौन होते थे इस पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था और दिल्ली से जब कोई बिजनेसमैन बाहर जाता था और आता था तो उसमें जंगल हुआ करते थे। तो जंगल में जब बिजनेसमैन जाता था, चाहे कोई व्यक्ति जाता था, तो डाकू क्या करते थे, उनको लूट लेते थे और मार दिया करते थे। तो बलबन ने सोचा कि अगर हम डाकुओं को समाप्त नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि डाकू जहां भी मिले उनको मार दो और पीछा करो कि डाकू कहां तक जाते हैं, जहां तक जाते हैं उनको दौड़ा करके या उनके पीछे पड़ करके उनको मार दो, किसी भी हाल में वो बचने नहीं चाहिए। और इस प्रकार लौह एवं रक्त के नीति को बलबन के द्वारा अपनाया गया, यानी तलवार की नीति को अपनाया गया और साम्राज्यवाद की नीति को भी अपनाया गया था। बलबन का मानना था कि साम्राज्यवाद यानी साम्राज्य को बढ़ाना। आपने मान लीजिए 50 किलोमीटर के दायरे में बलबन का साम्राज्य था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो बलबन उस साम्राज्य को बढ़ा के 100 किलोमीटर करना चाहता था। इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। अपने साम्राज्य के कह सकते हैं कि दायरे को बढ़ाना, इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। तो डाकुओं को समाप्त करना, लौह एवं रीति को अपनाना एवं साम्राज्यवाद नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था और बलबन का ये मुख्य कार्य था। आगे देखेंगे, बलबन ईरान का रहने वाला था और दोस्तों यह अपने दरबार का जो गठन किया था ईरानी परंपरा के अनुसार किया था, ये भी ध्यान देंगे। अब आगे देखेंगे कि बलबन किस किस बात पर ध्यान दिया था। तो दोस्तों बलबन पैसे पर बहुत ध्यान दिया था, पैसे पर। इसका मानना था कि पैसा नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं हो सकता था। तो पैसे पर ध्यान दिया और पैसा प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, व्यापार को बढ़ाया।
लेकिन जब वो व्यापार को बढ़ा रहा था, तो दोस्तों जो मेवाती डाकू थे, उसके चलते इसके व्यापार में समस्या आती थी। सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो दोस्तों बलबन के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेवाती डाकुओं को मारना प्रारंभ किया। अब अभी मैंने ऊपर बताया कि किस तरह से मेवाती डाकुओं को बलबन के द्वारा मारा जा रहा था। और फिर देखेंगे यहाँ गुप्तचर व्यवस्था का व्यवस्था किया कि बिना गुप्तचर व्यवस्था का मेरा शासन आगे नहीं बढ़ सकता है, और उसके साथ-साथ सैन्य व्यवस्था का भी प्रबंध किया बलबन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं पैसे का व्यवस्था कर रहा है, और पैसे की व्यवस्था करने के लिए बलबन के द्वारा व्यापार की नीति अपनाई जा रही है, व्यापार किया जा रहा है। और व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, चूंकि दिल्ली से कोई अगर व्यापारी बाहर जा रहा है तो रास्ते में डाकुओं के द्वारा मार दिया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिए मेवाती डाकुओं को मारने के लिए आदेश करता है कि मेवाती डाकू जहां पर भी मिलते हैं उनको मार डालो, उनका पीछा करो, और देखो कहाँ तक जाते हैं। जहां तक जाते हैं चुपके से जाओ और उनको मार दो। इस प्रकार दोस्तों बलबन लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है, यानी कि तलवार की नीति को अपनाता है। और दोस्तों फिर बलबन के द्वारा गुप्तचर व्यवस्था बनाई जाती है, फिर सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। और दोस्तों इसने अनुशासन पर बहुत ध्यान दिया, ये भी ध्यान दीजिएगा। बलबन के द्वारा बहुत ही अनुशासित अपने शासनकाल को रखा जाता था। कहा जाता है कि बलबन के दरबार में हंसना तक मना था, आप हंस नहीं सकते थे। अब सोचिए किस प्रकार का अनुशासन हुआ करता था। मदिरा पान करने का तो बात ही छोड़ दीजिए, बलबन के दरबार में आप हंस भी नहीं सकते थे। इस तरह से अनुशासित करके अपने राज को रखता था। और दोस्तों लास्ट में राजत्व का देवी सिद्धांत को बलबन के द्वारा अपनाया गया था। और इसमें क्या था, सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व माना जाता था। ये जो राजत्व का देवी सिद्धांत अपनाया था, उसमें देखेंगे दोस्तों, उसमें यह कहना था कि बलबन का यह कहना था कि भगवान के बाद, अल्लाह के बाद राजा का ही नाम आता है, यानी शासक का नाम आता है। तो आप शासक से लड़ नहीं सकते हैं, उससे ऊंची आवाज में बात नहीं सकते हैं, उसके दरबार में आएंगे तो झुक करके आएंगे। ये सारी बातें बलबन के द्वारा बताया गया था कि ये राजत्व का देवी सिद्धांत था उसका। तो सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानता था। और नियावत ए खुदाई, इसका मतलब होता है पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आता है। देखिएगा मैंने अभी आपको बताया, नियावत ए खुदाई का मतलब होता है पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आना, यानी पैगंबर और भगवान के बाद सुल्तान का ही नाम आता था। ये बलबन के द्वारा बताया गया अपने राज्यसभा में, यानी लोगों को, जनता को। उसके बाद जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो शासक होता था वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। ये सारी बातें अपने वहाँ ये चर्चा किया करता था, बताता था। इसलिए कहते हैं कि राजत्व का देवी सिद्धांत इसने लागू किया था, और इस प्रकार अपने शासन को चलाता था। और आगे देखेंगे सजदा, घुटनों पर बैठ करके झुक करके, यानी कि घुटनों पर बैठकर सर झुकाना। अगर आप आते हैं दरबार में तो घुटनों पर बैठ करके सर झुका करके आइए। और देखिए पैबोस, यानी पैरों को चूमना, और सुल्तान की आलोचना नहीं करना। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व मानना, नियावत ए खुदाई, इसका मतलब हुआ पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आना, जिल्ले इलाही, इन्हें ईश्वर का प्रतिनिधित्व करना, यानी भगवान के बाद ये शासक ही आते हैं। सजना, घुटनों पर बैठकर सर झुकाना, पैबोस, पैरों को चूमना, और सुल्तान की आलोचना नहीं कर सकते हैं आप। और तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया था बलबन ने। इसका मानना था ये जो 40 सरदारों का संगठन था तुर्कान ए चहलगामी, इसका मानना था यही तख्ता पलट करते हैं और राजा के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और राजा को ठीक से काम नहीं करने देते हैं। तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी को बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से बलबन कार्य कर रहा है। और आगे देखेंगे दोस्तों, नौरोज त्योहार का आरंभ बलबन के द्वारा करवाया गया था। चूंकि ये ईरान का रहने वाला था और ईरान में नौरोज त्योहार मनाया जाता था। और मैंने आपको ऊपर ही बताया, जब राज्य का गठन किया तो ईरान के आधार पर, नियम के अनुसार पर इसने अपने राज्य का गठन किया था दोस्तों। और नौरोज त्योहार का आरंभ बलबन के द्वारा किया गया और सीरी नामक नगर को बसाया था। ध्यान दीजिएगा, सीरी नामक नगर को बलबन ने बसाया था। तो प्रश्न आएगा कि सीरी नामक नगर किस दिल्ली सल्तनत के शासक के द्वारा किया गया था? तो लिखेंगे
सीरी नामक नगर बसाया था बलबन ने। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग बनाया था। अभी मैंने आपको बताया कि ये सैन्य विभाग पर बहुत ध्यान दिया था। और वरीद ए मुमालिकात यानी गुप्तचर विभाग, और इसके द्वारा गुप्तचर विभाग भी बनाया गया था। तो आप देखेंगे नौरोज त्योहार का आरंभ बलबन कर रहा है। श्री नामक शहर बलबन के द्वारा बसाया जा रहा है। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया था। और वरीद ए मुमालिकत यानी गुप्तचर विभाग बलबन के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार बलबन दोस्तों अपने वहां शासन कर रहा है। अब आगे देखेंगे कि बलबन के दरबार में दो प्रकार के स्कॉलर हुआ करते थे, यानी कि विद्वान हुआ करते थे। एक का नाम था अमीर खुसरो और एक का नाम था अमीर हसन। ये प्रश्न पूछा जाता है, बलबन के दरबार के दो विद्वानों के नाम बताए थे, तो लिखेंगे अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अब उसके बाद दोस्तों इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। किसकी? बलबन की। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। और दोस्तों अंतिम शासक कैमूर्स था, ध्यान देंगे। अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स था। और अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैमूर्स की हत्या 1290 ईस्वी में कर दिया। और इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था और अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैमूर्स की हत्या 1290 ईस्वी में कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो इस प्रकार अभी हमने आपको नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में पूरी कहानी बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़े होंगे और आपको 80% प्रश्न तो याद हो ही गए होंगे। हो जाता है 20% जो बचता है दोस्तों आप इसका रिवीजन कर लेंगे और याद कर लेंगे। लेकिन अभी पूरी कहानी नहीं हुई है दोस्तों, अभी कुछ कहानी बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर बनाएंगे और हर क्लास में लास्ट में मेरे द्वारा प्रश्न उत्तर बनाया जाता है कि आज के चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और किस तरह से उसका उत्तर हम लोगों को देना है। और एक बात और बताऊं कि आज के चैप्टर में भी दोस्तों मेरे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न रखा गया है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसको मत भूलिएगा, उससे पता चलता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उत्तर किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग मिल करके प्रश्न और उत्तर बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में पढ़ा। अब आइए देखते हैं कि नसरुद्दीन महमूद और बलबन के बारे में कौन कौन से प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न बन रहा है नसरुद्दीन महमूद के बारे में कि नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक शासन किया था। उत्तर लिखेंगे 1246 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? नसरुद्दीन महमूद। तो प्रश्न आएगा नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक शासन किया। लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसरुद्दीन महमूद किस वंश का शासक था। लिखेंगे गुलाम वंश का। प्रश्न आएगा नसरुद्दीन महमूद किस वंश का शासक था। लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो कुरान की नकल करता था और कुरान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। तो लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद। तो दिल्ली सल्तनत का नसरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो कुरान की नकल करता था और कुरान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। बहुत बड़ी बात दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो टोपी सी करके जीवन व्यतीत करता था। लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद। तो प्रश्न आएगा और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के चैप्टर का। ध्यान देंगे 100% इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। तो प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो टोपी सी करके अपना जीविकोपार्जन करता था या जीवन यापन करता था या जीवन व्यतीत करता था। लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन बना नाइब ए ममालिकात पद किसके समय का पद हुआ करता था। तो दोस्तों आपको पता होगा बहराम शाह का ये समय था जब नाइब ए ममालिकात शुरू किया गया था। तो प्रश्न आएगा नाइब ए ममालिकात पद किसके समय का पद हुआ करता था। लिखेंगे बहराम शाह का।
और नेक्स्ट क्वेश्चन बना नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हो गई थी? लिखेंगे 1266 ईस्वी में। तो प्रश्न बनेगा दोस्तों कि नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 ईस्वी में हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना बलबन किसका गुलाम था? ध्यान दीजिएगा, बलबन किसका गुलाम था? लिखेंगे बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो प्रश्न आएगा बलबन किसका गुलाम था? उत्तर लिखेंगे बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना इल्तुतमिश ने बलबन को कब खरीदा था? तो दोस्तों 1233 ईस्वी में जब ग्वालियर का विजय कर लिया था तब इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। तो प्रश्न आएगा इल्तुतमिश ने बलबन को कब खरीदा था? उत्तर लिखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा बलबन को 1233 ईस्वी में जब ग्वालियर विजय प्राप्त हो गया था तब जाकर के बलबन को खरीदा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दिल्ली सल्तनत किस शासक के द्वारा मेवाती डाकुओं को खत्म किया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा मेवाती डाकुओं को खत्म कर दिया गया? तो लिखेंगे बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया था? तो दोस्तों लिखेंगे बलबन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ऐसा था जो मेवाती डाकुओं को खत्म किया था। और कैसे खत्म किया था? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाकर खत्म किया था। और यहाँ प्रश्न भी पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया था? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो बलबन शासक था इसके द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था? नाम बताएं जिसने राजत्व के दैवी सिद्धांत को अपनाया था? तो दोस्तों बलबन के द्वारा ही अपनाया गया था। तो प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था, उसका नाम बताएं जिसने राजत्व के दैवी सिद्धांत को अपनाया था? तो लिखेंगे बलबन के द्वारा। और दोस्तों नियामत ए खुदाई का अर्थ क्या होता है? ध्यान देंगे नियामत ए खुदाई का अर्थ क्या होता है? लिखेंगे पैगंबर के बाद सुल्तान। कहने का मतलब यह है पैगंबर के बाद नाम सुल्तान का ही आता है, पैगंबर यानी भगवान के बाद। तो दोस्तों नियामत ए खुदाई इसी को कहते हैं। नियामत ए खुदाई का अर्थ होता है पैगंबर के बाद सुल्तान का नाम आना, यानी कि भगवान के बाद सुल्तान का नाम आना यानी शासक का नाम आना, इसी को कहते हैं नियामत ए खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बना जिले इलाही का अर्थ क्या होता है? तो लिखेंगे ईश्वर का प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब यह है कि जो शासक हुआ करता था वो क्या करता था? ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसी को कहा गया जिले इलाही, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले को जिले इलाही कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सजदा का क्या अर्थ होता था? तो घुटनों पर बैठकर सर झुकाना। ध्यान दीजिएगा अभी भी हमारे मुस्लिम भाई जब नमाज पढ़ते हैं तो घुटनों पर बैठ करके अल्लाह ताला के सामने सर झुकाते हैं। तो सजदा का क्या अर्थ होता है? तो मतलब हुआ घुटनों पर बैठकर सर झुकाना सजदा का अर्थ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना पैबोस का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों पैबोस का अर्थ होता है पैरों को चूमना। पैबोस का अर्थ होता है पैरों को चूमना। तो जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करना। सजदा का अर्थ होता है घुटनों पर बैठ करके सर झुकाना। पैबोस का अर्थ होता है पैरों को चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों ये बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। और बलबन क्यों समाप्त किया गया था? ये कहता था ये जो 40 सरदारों का जो संगठन था यही राजा का तख्ता पलट करते हैं और राजनीति करके राजा को काम नहीं करने देते हैं और राजा को बर्बाद करने में इन्हीं का देन होता है, इसलिए इनको खत्म करो। तो तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था? लिखेंगे बलबन। और दोस्तों तुर्कान ए चहलगामी 40 सरदारों का सदस्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नौरोज त्योहार का प्रारंभ किसके शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लिखेंगे बलबन के द्वारा। नौरोज त्योहार का प्रारंभ किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? लिखेंगे बलबन के द्वारा। और दोस्तों सीरी नामक शहर को किसने बसाया था? तो लिखेंगे बलबन। चूंकि बलबन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो सारा उत्तर लगभग बलबन होगा, लेकिन प्रश्न उत्तर कैसे आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं, इसको समझना जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैं प्रश्न और उत्तर करा रहा हूं चैप्टर के लास्ट में। तो सीरी नामक शहर को किसने बसाया था? लिखेंगे बलबन। और बलबन के दरबार में कौन से दो विद्वान रहते थे? ये प्रश्न आता है तो लिखेंगे अमीर खुसरो और अमीर हसन। प्रश्न आएगा बलबन के दरबार में कौन से दो विद्वान रहा करते थे? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे अमीर खुसरो और
अमीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबंत की मृत्यु कब हो गई थी? लिखेंगे 1286 ईस्वी में बलबंत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुरस था। कौन था? कैमुरस था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुरस हुआ करता था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कैमुरस को मारकर किसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया? तो लिखेंगे अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज ने कैमुरस को मार दिया। और दोस्तों उसके बाद गुलाम वंश का अंत हो जाता है और खिल्जी वंश की स्थापना कर देता है कौन? अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज। तो दोस्तों इस प्रकार कैमुरस को मार करके किसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया? लिखेंगे अफगानी तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन में आएंगे और देखेंगे कि पहले कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। उनको पता ही चल गया है। और दोस्तों ये प्रश्न ये सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। ये प्रश्न इन सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? तो आपको पता है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और ये भी प्रश्न एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, किसके द्वारा इक्तादारी प्रथा चलवाई गई थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा चलाई गई थी। और ये भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, देखेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? लिखेंगे इल्तुतमिश की। प्रश्न आएगा रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? उत्तर लिखेंगे रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप यहाँ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा शासक था जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम था और इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, पर ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी और घोड़े ने उसको कुचल दिया था। तो दोस्तों इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न पूछेगा दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए थी? लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में बना हुआ है किसके द्वारा बनवाया गया था? लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में बना, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो आज मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और किस तरह से प्रश्न बनेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने आपको बताया कि पहले कौन कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग और भी सारी वीडियो देखें जो कि आप लोग नहीं देख चुके हैं। और इस प्रकार आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।